अब ना आरबीआई ने यूपीएससी ने हमसे 2024 में पूछा कि जो तुम्हारे ये होते हैं ना फॉरेन बैंक को स्थापित करने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। भाई गलत बात है, मतलब आरबीआई इतना भी अच्छा नहीं है, तो इसे गलत कर दो। और इसने बोला कि 50% लोग होने चाहिए, जो 50% होली ऑन बैंकिंग सब्सिडी के लोग होने चाहिए वो इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। ये भी गलत है भाई, 33% होने चाहिए, 50% होने चाहिए जिनमें से एनआरआई हो, इंडियन रेसिडेंट हो और पीआईओ हो, ठीक है। देन इसने हमसे फिर 2007 में पूछा कि नेशनल हाउसिंग बैंक है वो किसकी होली ऑन सब्सिडरी है। ये तुम्हारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। फिर इसने पूछा कि प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है उनके चेयरमैन को कौन सिलेक्ट करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, है ना। फिर इसने बोला कि 2004 में पूछा कि द नेशनल हाउसिंग बैंक द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया। द नेशनल हाउसिंग बैंक इज़ द एपेक्स जिसमें 2004 का पढ़ा होता है वो 2007 वाले को ठीक कर देता कि ये एपेक्स बॉडी है हाउसिंग लोन के अंदर, है ना, इन इंडिया, सेटअप बाय होली ऑन सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ठीक है। द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश होली ऑन सब्सिडरी, ठीक है, इंडस्ट्रियल होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी ठीक है ना। ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक है ना, ये इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। आरबीआई के पास आरबीआई को 500 करोड़ रुपये चाहिए, 500 करोड़ रुपये चाहिए अगर आपको कोई, या तो आपको होली ऑन बैंकिंग सब्सिडरी खोलनी है इंडिया में, है ना। ये फॉरेन बैंक, ये उनके लिए है जो फॉरेन बैंक अपनी सब्सिडरी इंडिया में खोलना चाहते हैं, या फिर उनके लिए है कि जो फॉरेन बैंक ऑलरेडी जिनकी कुछ ब्रांच है और वो खोलना चाहते हैं। और इसने बोल रखा है कि 50% जो 50% के डायरेक्टर होंगे ना वो इंडियन होने चाहिए, या फिर एनआरआई, इनमें से एनआरआई होने चाहिए और पीआईओ होना चाहिए, और 1/3 डायरेक्टर होने चाहिए इंडियन नेशनल। तो पीआईओ इंडियन नेशनल नहीं माने जाते। लाइसेंसिंग एंड गाइडलाइन फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सही पढ़ूँगा पहली बात तो, ट्रैप से बचना है, 2 मिनट रुको। अब इसने क्या बोला, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनकी लाइसेंस के लिए ना ऑन टैप लाइसेंस रिजीम का कुछ सिस्टम करा है, जिसके का क्या है कि वो जो होते हैं ना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाते हैं और प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस देते हैं कि जहाँ पर अब तक बैंकिंग सर्विस नहीं पहुँची ना, जिन लोगों को बैंकिंग सर्विस का लाभ नहीं हुआ वहाँ पर देते हैं। स्मॉल बिजनेस को देते हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर को देते हैं, स्मॉल, है ना, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को देते हैं, माइक्रो को देते हैं, मैक्रो को नहीं देते। एंटिटी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको देते हैं। अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंडिविजुअल प्रोफेशनल, या तो बंदा जो भारत में रहने वाला होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट सीनियर लेवल, और जो एंटिटी जो खोल रही है इसे, वो जो उसको कंट्रोल करते हैं वो भारत के वो रेसिडेंट होने चाहिए। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल चाहिए 200 करोड़ की चाहिए, मतलब मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल चाहिए 200 करोड़ की। जिन लोगों के पास ज़्यादा इक्विटी है उनके पास कम से कम 200 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए। और अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बनना है तो उसे 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए, और उसे 200 करोड़ की कैपिटल करनी होगी 5 साल के अंदर। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, जो मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन है ना प्रमोटर का, वो 40% होना चाहिए पेड अप। जो मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन है प्रमोटर का वो 40% होना चाहिए पेड अप वोटिंग कैपिटल, पेड अप ऑफ वोटिंग इक्विटी कैपिटल, और 5 साल के लिए लॉक इन होना चाहिए। जो प्रमोटर का मेन बात है 40%, जो प्रमोटर की जो पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल होनी चाहिए प्रमोटर की, वो 40% होनी चाहिए। 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड होना चाहिए। 12 साल के भीतर तक जो प्रमोटर है ना उसको अपनी जो इक्विटी है वो 26% तक लानी पड़ेगी। अब जो फॉरेन एफडीआई आ सकती है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और उसी रूट से आएगी जिस रूट से वो सलून कमर्शियल बैंक में वो आते हैं। अगर जब उनका नेटवर्क 500 करोड़ की हो जाएगी ना, 200 करोड़ से शुरुआत कर रहे हो, जब उनकी नेटवर्क 500 करोड़ की हो जाएगी तो उनको 3 साल के अंदर उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना पड़ेगा। ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल बैंक, अगर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को यूनिवर्सल बैंक में बनना है तो उन्होंने मिनिमम नेटवर्क करनी पड़ेगी 1000 करोड़ रुपये।
है ना, उनका 5 साल के अंदर अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, 2 साल के अंदर वो नेट प्रॉफिट में होने चाहिए, और उनका जो ग्रॉस एनपीए से ग्रॉस एनपीए मान लीजिए कंपनी का घाटा तो हो रहा है, पर कंपनी कुछ राशि संभाल के रखती है कि भाई हमें घाटा होगा तो यहाँ से ले लेंगे, तो तो अगर उस राशि का इस्तेमाल किया जाए तो वो नेट एनपीए बन जाएगा, उस राशि का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वो ग्रॉस एनपीए बन जाएगा। ग्रॉस एनपीए होना चाहिए 3%, नेट एनपीए होना चाहिए 1%। आरबीआई ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए कुछ गाइडलाइन निकाली है। इसका काम है इनोवेशन को प्रमोट करना, फाइनेंशियल सर्विस को प्रमोट करना, और मतलब न्यू प्रोडक्ट टेस्ट होंगे, सर्विसेज टेस्ट होंगी, बिजनेस मॉडल टेस्ट होंगे, उनको कंट्रोल इन्वायरमेंट में, और स्पेशली फोकसिंग ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सोल्यूशन। इसकी एलिजिबिलिटी एंटिटी कॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, एंटिटी कॉर्पोरेटेड होनी चाहिए एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया में। प्रोडक्ट और सर्विस इनोवेटिव होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल रेडी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि तुरंत उसे डिप्लॉय कर दे, कंज्यूमर का बेनिफिट होना चाहिए। सैंडबॉक्स कोड, आरबीआई ने वेरियस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इंट्रोड्यूस किए हैं, फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किए हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, है ना। पर इसके लिए कुछ, जैसे अब आप नए हो भाई, आपको टेस्टिंग फेज में कुछ छूट मिल जाएगी, है ना, टेस्टिंग फेज में कुछ छूट के लिए है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है ना। अब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन फिनटेक के लिए आरबीआई ने कुछ फ्रेमवर्क बनाया है। अब सेल्फ रेगुलेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फिनटेक सेक्टर बाय एस्टैब्लिशिंग ए फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग एन ऑपरेशन, जो खुद को रेगुलेट कर लेती हैं। अब इसकी डेफिनेशन है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट एंड इन्फोर्स रूल एंड स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ एंटिटी ऑफ फिनटेक सेक्टर। जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद के रूल बनाती है और उन्हें इन्फोर्स करती है रूल को, और स्टैंडर्ड मेंटेन करती है फिनटेक सेक्टर में। अब इनका जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, एक तो होना चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, एडुकेट रिसोर्स टू कैरी आउट फंक्शन, अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, है ना, डेमोन्स्ट्रेट कैपेबिलिटी, इफेक्टिव मॉनिटर करना चाहिए एंड इन्फोर्स करना चाहिए लॉ को, ठीक है। अब जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका क्या है, एथिकल बिहेवियर को करना, प्रोटेक्ट कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना फिनटेक इंडस्ट्री और रेगुलेटर के बीच में। आरबीआई रिटेन ओवरसाइट इफ नेसेसरी इंटरवेन, आरबीआई देख रही है, अगर उसे नेसेसरी और उसे लगेगा कि इंटरवेन करना चाहिए तो इंटरवेन कर लेगी। अब आरबीआई ने ना गाइडलाइन निकाली है, स्केल बेस्ड आरबीआई ने गाइडलाइन निकाली है, जो एनबीएफसी है ना उनको स्केल, जितना उनका स्केल है उस पर उसने रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइन निकाली है। और इसमें क्या होगा, जो एनबीएफसी का साइज़ है, जो एक्टिविटी है और जो उसकी रिस्कनेस है, उनको डिवाइड कर रखा है। जैसे बेस लेयर एनबीएफसी वो होगी जो डिपॉजिट नहीं ले सकती और जिसका जो 1000 करोड़ से नीचे है। मिडिल लेयर एनबीएफसी जो डिपॉजिट ले सकती है, या तो वो 1000 करोड़ या तो वो 1000 करोड़ की है या 1000 करोड़ से ऊपर है। अपर लेयर में तुम्हारे टॉप 10 एनबीएफसी बेस्ड ऑन एसेट साइज, और जिनको आरबीआई बोले बेटे आप भी एनबीएफसी हो, है ना। और टॉप लेयर में अब तक कोई भी नहीं है। प्रॉम्प्ट कोरेक्टिव एक्शन होता है कि भाई टाइमली इंटरवेन करना कि बैंक को फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाया जा सके। अब इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक नहीं है, एनबीएफसी 2022 में जोड़े गए और अर्बन कोऑपरेटिव को जोड़ा गया है। अब सोचो, ये पूछा है कि प्रॉम्प्ट कोरेक्टिव एक्शन में हाल ही में किसको जोड़ा गया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। उससे पहले एनबीएफसी थी, उससे पहले शेड्यूल कमर्शियल बैंक थे। अब इसमें क्या होगा, मॉनिटर करना होगा CARR को, नेट एनपीए को मॉनिटर करना होगा, रिटर्न ऑफ एसेट मॉनिटर करना होगा, टायर वन प्रॉपर्टी है वो मॉनिटर करना होगा। अर्ली साइन, मतलब भाई एक ये देखना होगा कि ये कितना थ्रेशोल्ड है, मॉडरेट अर्ली थ्रेशोल्ड 1 है, अर्ली साइन थ्रेशोल्ड 2 है, मॉडरेट साइन थ्रेशोल्ड 3 है। भाई अब तो इसकी माँ बहन होने वाली है। अब PCN है ना 2025 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जोड़ा है इसमें, है ना, और जो एनबीएफसी है उनको 2022 में जोड़ा था। ऐसी रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी होती है कि ट्रांसपेरेंसी को बनाना और बैड लोन का रिजोल्यूशन करना, जो इन्हें काम करना, सेटलमेंट पॉलिसी इन्हें एक बोर्ड के अप्रूव, जो ऐसी रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी होती है उन्हें एक बोर्ड से अप्रूव पॉलिसी के बाद उस पॉलिसी को अपनाना होता है। बोर्ड अप्रूव पॉलिसी को अपनाना होता है। इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी, इंडिपेंडेंट मैंडेटरी फॉर सेटलमेंट इन्वॉल्विंग ड्यू टू 1 करोड़ रुपये। जो भी 1 करोड़ से ऊपर का मैटर है ना, उसमें इन्हें इन्वॉल्व करना जरूरी है।
है ना। और एक वायबिलिटी रिकवरी प्रोस्पेक्ट होना ज़रूरी है इनके पास, है ना। एक लमसम अमाउंट है भाई, अगर आपके पास कैश है तो हम आपकी किस्त बांध देंगे, बाकी आप हमें कोई लमसम अमाउंट दे दो भाई। जो रिकवरी होगी ना वो रीजनेबल वैल्यू होगी रिकवरी की, ऐसा नहीं कुछ भी ले लो, रिकवरी। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉर्म्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉर्म्स है। ऑफिशियल इन्वॉल्व एसिड एक्वाइजेशन, बोर्ड की क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग होगी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना चाहिए, ठीक है।